आज सुनिए समकालीन कथा जगत की सुपरिचित और प्रतिष्ठित लेखिका नीलम कुरश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी ले देख। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मटमैली सह्याद्री पहाड़ियों पर से कैब गुजरती जा रही थी। कभी मैदान सा आ जाता, कभी सरपीली चढ़ाई शुरू हो जाती। मम्मी तो सापुतारा के 3000 फीट की ऊंचाई के कारण कितना हंसी थी। वाह, गुजरात के सापुतारा हिल स्टेशन, जरा मिट्टी का ढेर लग गया उसे ही हिल्स कह दिया। वो उनकी बात पर उठ गई थी। अच्छा खासा तो हिल स्टेशन है, बीच में लेक है। वो उसके गाल पर चपत लगाकर बोली थी, जब यूपी के हिल्स व कश्मीर देख लोगी तो तुम भी इस पर हंसोगी। सापुतारा अर्थात एक रेंगने वाला जीव व सर्प, जो कि सर्प गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे होली पर यहाँ के आदिवासी पूजते हैं। यहाँ के स्थानीय राजा का होली के आसपास डांग दरबार प्रसिद्ध है, जिसमें आसपास के गांवों के आदिवासी स्त्री पुरुष आकर एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर पावरी, ढोलक, बांसुरी व बेंजो पर गोलाकार नृत्य करते हैं। थोड़ी ऊंचाई चढ़ते ही हरियाली शुरू हो गई थी। यहाँ सप्तसंगी माता की पूजा प्रमुख है, लेकिन हनुमान, राम, कृष्ण, शिव व विष्णु की पूजा की जाती है। प्रकृति ने दोनों हाथों से लुटाई है डांग को लबालब वन संपदा। क्या सच्ची यहाँ डांग के जंगलों में से अपने वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण गुजरे होंगे? यहाँ की भील शबरी ने सच ही उन्हें अपने झूठे बेर खिलाए होंगे? वो मुस्कुरा उठती है। अपने देश में क्या सच है क्या झूठ, कैसे समझा जाए? डांग के सुबीर गांव में तो अच्छा खासा शबरी मंदिर है। यहाँ तक कि डैम का नाम भी शबरी डैम रख दिया है। इन पेड़ों के झुरमुटों से व झाड़ियों के बीच कैसी होगी 85-90 वर्ष पहले यहाँ के आदिवासियों की दुनिया? जीवन का नाम सिर्फ पेट भरने का जतन ही होगा। मम्मी ने ही तो बताया था, ये लोग भील हों या कुकड़ हों या फिर बारली हों, किसी भी जाति के स्त्री पुरुष सारे दिन अपने खेतों में काम करते होंगे या किसी बनती हुई इमारत में काम करते होंगे। स्त्रियां इस सब के साथ जंगल में लकड़ी बीनने चली जाती होंगी। झोपड़ों में कौन उनके बच्चों को देखे, इसलिए उन्हें अफीम चटाकर सोता हुआ छोड़ जाती थी। यही अफीम उनके बच्चों के दिमाग को आलस में जकड़कर उसे पंगु बनाती जाती होगी। बड़े होकर ये विचारहीन, जड़, मंदबुद्धि मिट्टी के पुतले की तरह व्यवहार करते होंगे। पूर्णिमा जी जब मुंबई से यहाँ घूमने आई होंगी तब उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ होगा कि सिर पर लकड़ी का गट्ठर ले जाती एक 14-15 वर्ष की लड़की ओढ़नी, ब्लाउज व फड़का अर्थात नीचे का वस्त्र पहने कच्ची सड़क से बीचों बीच धीमी गति से चली जा रही होगी। ड्राइवर हॉर्न बजाता ही रहा, किंतु वो लड़की सड़क के बीच से हटी नहीं होगी। उनकी कार के नीचे आने से ड्राइवर की फुर्ती से कार की स्टीयरिंग सड़क के बाईं तरफ घुमाने से एक्सीडेंट से बची होगी। उन्होंने कार की खिड़की से झांक कर कहा होगा, क्या हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा था? उसने जिस तरह उलझे हुए बालों के बीच पथराए चेहरे से भावना शून्य आंखों से उन्हें देखा होगा, उनके दिल पर यह दृष्टि एक घूंसे की तरह लगी होगी। होटल या इस जगह में भी उन्हें घूमते हुए लग रहा होगा कि वो चलती फिरती मशीन नुमा लड़कियां देख रही हैं, जिनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। यहाँ के लोगों से बहुत पूछताछ के बाद समझ पाई होंगी कि ये सब अफीम का किया धरा है। पहाड़ों के शिखरों से नीचे तलहटी तक फैली शीशम, महुआ, सादड़ व काजू के जंगलों की हरियाली में गुम यहाँ वहाँ छितरे फैले झोपड़े में नशे में पड़ी लड़कियों को जगाने के लिए उन्होंने सन 1956 में यहाँ शक्ति दल बनाया था। इनकी माएँ गिलट या चांदी की नथ, गले का होरगंगी, पैरों में भारी भरकम पायल या बाजूबंद पहने मशक्कत करती थीं। कितनी मुश्किल से पूर्णिमा जी समझा पाई होंगी कि काम के समय तो गहनों को त्याग देना चाहिए। जैसे जैसे लड़कियों में चेतना जागती गई, पूर्णिमा जी का उत्साह भी परवान चढ़ने लगा। वे इनके लिए नई नई योजनाएं बनाने लगीं और आज तो यहाँ की आदिवासी लड़कियों के लिए ये दल रितंभरा विश्वविद्यापीठ स्कूल व कॉलेज में बदल गया है। पूर्णिमा जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल में कस्तूरबा गांधी जी को हिंदी व अंग्रेजी पढ़ाई थी। गांधी जी के उसी आशीर्वाद का ये परिणाम है।
तुम शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम करोगी। इधर ये प्रगति करता रहा, उधर पूर्णिमा अरविंद पकवासा जी की बेटी सोनल मान सिंह प्रख्यात कथक नृत्यांगना बन गई थीं। पूर्णिमा जी ने काम करने के लिए उम्र भी तो पाई थी 102 वर्ष। बाप रे! ओए, किधर खो गई? आरव ने उसके सामने हाथ लहराया। वो झेप गई। मैं अपनी मम्मी की यहाँ के बारे में बताई बातें याद कर रही थी। यदि पूर्णिमा जी ने पहल नहीं की होती तो जाने कब तक यहाँ की लड़कियाँ अफीम के नशे में बर्बाद होती रहती। त्रिशा कार की सीट पर अथलेटी वॉकमैन कानों में लगाए झूम झूम कर फिल्मी गाने सुन रही थी। चौंक कर बोली, तुम लोग क्या गॉसिप कर रहे हो? नीरव उसका मजाक उड़ाने लगा। ये तेरी ही बुराई कर रहे हैं। यू? उसने हवा में मुक्का दिखाया तो सब हंस पड़े। मीनल भी अपना व्हाट्सएप चेक करते करते चौंक गई। क्या हुआ? आरव ने बम्पर मारा। मैडम, होटल आ गया है, मोबाइल ऑफ करिए। नैनीताल की तरह पहाड़ों के बीच सापूतारा लेक देखकर वो बच्चों की तरह खुश हो गई। पहाड़ों की झील ऐसी लगती हैं जैसे हथेली पर पानी भरा कटोरा रख दिया हो। होटल में सामान रखकर वे फ्रेश होकर विद्यापीठ की तरफ निकल पड़े। अपने सोशल साइंसेज विभाग से उसे इसी विद्यापीठ में काम करने का प्रोजेक्ट दिया गया था। आदिवासियों के विकास में एनजीओज़ का योगदान। सबसे पहले प्राचार्या उन्हें एक छोटे मैदान में ले गईं जहां पहले से ही लड़कियां नीचे दरियों पर बैठी थीं। उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि कुछ कॉलेज के विद्यार्थी उनसे मिलने आ रहे हैं। एक अध्यापिका के निर्देश पर कुछ लड़कियों ने उनका फूलों से स्वागत किया व हाथ जोड़कर यहाँ की प्रार्थना सुनाई। सापूतारा ना रितंभरा ना, सारा सपन बनाना, अमे सृष्टि सजावी ज्योति जगावी। उन चारों ने अपने प्रोजेक्ट का परिचय दिया व उनके सामान्य ज्ञान को जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछे। उन लड़कियों के उत्तर से वे सब बहुत संतुष्ट हो गए। फिर एक अध्यापिका उन्हें विश्वविद्यालय दिखाने के लिए ले चली। वे विद्यापीठ में सर्वे करते चकित थे। किस तरह इस संस्थान ने काम किया है। इसका म्यूज़िक रूम, हॉबी रूम, कंप्यूटर रूम व गेम्स ग्राउंड ने कैसे अधसोए दिमागों को ऊँघती सी नींद से जगा दिया होगा। ये जानकर और भी अचंभित रह गए कि पूर्णिमा जी ने कुछ कमरे ऐसी वृद्ध महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए थे जिन्हें उनके बेटे आसपास के शहरों, यहाँ तक कि मुंबई बेघर कर देते हैं। वे यहाँ चावल के साथ यहाँ के स्थानीय अनाज नागली के पापड़ बनाकर व अचार बनाकर स्वावलंबी बन गई थीं। सारे दिन वे नोट्स बनाते रहे। शाम को कैब में अथलेटी से थके हुए लौटते में उन सबके मस्तिष्क में जैसे इस विद्यापीठ का गीत बज रहा था। सापूतारा ना रितंभरा ना, सारा सपन बनाना, अमे सृष्टि सजावी ज्योति जगावी। उसे यहाँ की प्राचार्या ने ही बताया था। रितंभरा का अर्थ होता है सनातन सत्य से भरा हुआ। मानव जाति के लिए सनातन सत्य का अर्थ है कि वो अपने लिए प्रगति के द्वार खोलता ही जाए। रूही व त्रिशा के सपने जैसे फड़फड़ा रहे थे कि ये आदिवासी लड़कियां देश में, प्रदेश में किस तरह जगह बना रही हैं और उन्हें तो और भी प्रतिमान बनाने होंगे। रूही की तो रात में घर पहुंचकर जैसे जुबान ही नहीं थक रही थी। मम्मी ने ही प्यार से झिड़की देकर उसे सुला दिया। बाबा, अपनी थकी शक्ल देख, बाकी बातें कल बता देना, मैं कहीं भागी जा रही हूँ। रूही ने सुबह उठकर नाश्ता किया। वह अपने कमरे में जाकर अलमारी से कॉलेज जाने के लिए कपड़े निकालने लगी। तभी उसके मोबाइल में टुन टुन की आवाज़ बज उठी। उसने कपड़े पलंग पर रख दिए। वह मोबाइल चेक करने लगी। व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसी की कमर तक की फ़ोटो थी जिसमें उसकी कुर्ती के सामने के बटन खुले थे। उसका सीना बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। इस फ़ोटो को देखकर साफ पता लग रहा था कि ये खिड़की के पर्दे के बीच की झिर्री से ली हुई है जब वो होटल के कमरे में कपड़े बदल रही थी। ये नंबर नीरव का था और लिखा था, व्हाट्स अ ब्यूटी यू हैव इनसाइड। वो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक काँप गई। सकते की हालत में उसने कुर्सी का हैंडल पकड़ लिया, कहीं वो गिर ना जाए। वो संभली नहीं थी कि दूसरा मैसेज आ गया। कॉलेज जाने से पहले मेरे कमरे पर आकर अभी मिलो, वरना मैसेज वायरल का मतलब तो तुम समझती होगी। इस मैसेज ने उसे और भी घबरा दिया क्योंकि नीरव के रूम पार्टनर्स आज सर्वे के लिए किसी और एनजीओ में जाने वाले थे। वो निढाल सी कांपती हुई कुर्सी पर काफ़ी देर सुन बैठी रही। मम्मी की किचन से आवाज़ आई,
रूही लंच तैयार है। घबराहट में उसे जवाब देते नहीं बन रहा था। मम्मी ही थोड़ी देर बाद उसके कमरे में आ गई। अरे, अभी तक तैयार नहीं हुई? तेरा फेस कैसा हो रहा है? मम्मी, बड़ी मुश्किल से उसके गले से आवाज़ निकली और वो रो पड़ी। मम्मी ने उसके गले में बाहें डाल दी। उसने बहाना बनाया, मम्मी मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मेरा बहुत ज़ोर से माथा दुख रहा है। तो इसमें रोने की क्या बात है? जाकर नहा ले, आज घर पर रेस्ट कर, कहकर वे फर्स्ट एड बॉक्स से गोली निकाल कर थमा गई। यदि बहुत ज़ोर से दर्द हो तो लेना, तू सो लेगी तो फ्रेश हो जाएगी। मेरे ऑफिस में भी आज इंस्पेक्शन है, नहीं तो मैं छुट्टी ले लेती। वो तो चाह ही रही थी कि मम्मी ऑफिस जाएं और वो खूब चीख चीख कर रोए। अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मम्मी के बाहर जाते ही उसने सबसे पहले मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया, नहीं तो नीरव जाने कितने मैसेज भेज कर उसे परेशान करेगा। दिल हल्के हल्के कांप रहा है। यदि सच ही उसने ये वायरल कर दिया तो तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। कैसे ये बात बताए? मम्मी तो उसकी माँ कम दोस्त अधिक हैं, लेकिन उन्हें ये गंदी बात कैसे बताए? वो बेहद शर्म से गड़ी जा रही है। क्या करे? मम्मी को तो और भी ये बात नहीं बता सकती। दृश्यम फिल्म में किस तरह ऐसी बेशर्मी बात पर एक स्कैंडल हो गया था। कपड़े बदलती लड़की की फ़ोटो के कारण उसके पापा ने कत्ल तक कर दिया था। ये तो फिल्म थी, इसलिए वह पुलिस से बच गए। कहीं उसके पापा टूर से लौटकर, हे भगवान, अपने परिवार को बेइज्जती से कैसे बचाए? क्या पंखे पर लटक जाए? ना ना ना, मम्मी ने ही सिखाया है आत्महत्या करना कायरता है। फिर उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो रोती सिसकती कुर्सी पर ही कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। तेज बजती कॉल बेल से उसकी नींद टूटी। सामने घड़ी पर उसकी नज़र गई, दोपहर के 1 बजे थे। इस समय कौन होगा, क्योंकि सबको पता है इस घर के लोग दोपहर में अपने अपने काम पर होते हैं। ओहो, कहीं नीरव तो घर तक नहीं आ गया? उसने अपने कदम घसीटते हुए बेहद धड़कते दिल से दरवाजे के की होल से झांका। वो बेहद चौंक गई। दरवाजे के सामने मम्मी अपने रुमाल से पसीना पोंछ रही थीं। उसने दरवाज़ा खोला। आप इस समय? तेरी तबीयत खराब थी तो मेरा ऑफिस में मन कैसे लगता। जैसे ही इंस्पेक्शन ख़त्म हुआ मैं छुट्टी लेकर भागी। उन्होंने पर्स रखकर उसका माथा छुआ। बुखार भी नहीं है तो फिर तू मोबाइल बंद करके क्यों बैठी थी? मेरी तो कॉल करते करते जान निकल रही थी। उसने उनकी कमर में बाहें डाल दी और बुक्का फाड़ कर रो पड़ी। वे घबरा कर उसका माथा सहलाने लगीं। क्या हुआ, बता तो। वह बेतहाशा रोती रही। कुछ नहीं हुआ, बस मेरी तबीयत खराब है। उन्होंने थोड़ी देर पकड़ आंसुओं से भीगा उसका चेहरा ऊपर उठाया और बोली, रूही, मैं तेरी माँ हूँ, समझूंगी नहीं कि तू किसी बड़ी मुश्किल में है? मम्मी, वो और ज़ोर से रो पड़ी। वे उसकी पीठ सहलाती रहीं। थोड़ा संभल कर उसने कांपते हुए मोबाइल की तरफ इशारा किया। वे उसे उठा लाईं। रूही ने उसे ऑन करके नीरव का मैसेज दिखाया। एक बार तो मम्मी के चेहरे का भी रंग उड़ गया, लेकिन तुरंत उन्होंने अपने को संभाल लिया। ये वीडियो कब लिया है? जब मैं सापुतारा के होटल में कपड़े बदल रही थी। मैंने पहले भी कितना समझाया है कि किसी अनजानी जगह अच्छी तरह पर्दे बंद करके कपड़े बदलने चाहिए। सॉरी मम्मी। इंसान वहीं धोखा खाता है जहाँ विश्वास करता है। खैर, तू चिंता मत कर। इतनी बड़ी बात हो गई और आप कह रही हैं चिंता मत कर। हमारी फैमिली की कितनी इंसल्ट होगी। व्हाट डू यू मीन बाय इंसल्ट? तूने किया क्या है? क्या कोई गलती की है या कोई पाप किया है? या जो इस वीडियो में दिखाया गया है वो सिर्फ तेरे ही पास है, किसी और लड़की के पास नहीं है? या दुनिया की हर औरत के पास है? इसका दूध पीकर ही तो ये इंसान जीवित हैं। कोई बदमाश धोखे से शूट करके इसका तमाशा बनाना चाहता है तो ये उसकी इंसल्ट का प्रश्न है, ना कि तेरी। चल उठ, मुंह धोकर तैयार हो जा। तेरी किस्मत से आज यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में एग्जीबिशन लगी है। ले देख। तू तो जानती है कि वडोदरा की फैकल्टी सारे देश में प्रसिद्ध है। क्या देख? मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ और आपको एंटरटेनमेंट की पड़ी है। तुम वहीं चलकर देखना। और वो उस फैकल्टी के हॉल में चकित सी देख रही थी कि एक जाबाज यहीं की 20 वर्ष की छात्रा सलोनी सावंत के बनाए भिन्न भिन्न आकार के प्लास्टर ऑफ पेरिस के सफ़ेद वृक्षों की मूर्तियाँ
उसने शर्माते कुछ फुसफुसाते मम्मी से पूछा, उसे शर्म नहीं आई ऐसी मूर्तियाँ बनाने में? क्यों आएगी शर्म? लड़कियों व स्त्रियों को इन अंगों के कारण क्या कुछ सहना नहीं पड़ता, भीड़ में उन पर क्या गुजरती है सिर्फ वही जानती हैं। प्रकृति की इस देन पर क्या शर्माना? हाँ, इनका अश्लील प्रदर्शन सही नहीं है। तुझे ताज्जुब होगा, कम उम्र के लड़के इस एग्जीबिशन को देखने में शर्मा रहे हैं। शायद अब स्त्री की इज्जत करना सीखेंगे। उसने भी ध्यान से हॉल में देखा। अधिकतर बड़ी उम्र के पुरुष, लड़कियां व स्त्रियां ही हॉल में रुक रुक कर इन सुंदर वक्षों की मूर्तियां देख रहे थे। उन्हें ऐसे निरीक्षण करते देख उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा। उसकी जो नज़र इन मूर्तियों को देखकर शर्म से झुकी जा रही थी, अब धीरे धीरे उठ रही थी। अब वो बिना संकोच इनकी कलात्मकता का मजा ले पा रही थी। फूल, पहाड़, झरने जैसी ही तो ऊपर वाले की बनाई ये अनुपम कृति है। मम्मी उसके साथ चलते हुए कहती जा रही थी, तूने सापुतारा में जाकर देखा होगा किस तरह अफीम के नशे में रहने वाली लड़कियों की नस्ल पूर्णिमा जी ने सुधार दी है, या कहना चाहिए डांग के जंगलों में अनेक सूरज उगा दिए हैं। और देख, बड़ौदा की इस लड़की ने कितना बड़ा चिराग जलाकर शहर के बीचों बीच रख दिया है। अपने अंगों के लिए शर्म कैसी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका भौंडा प्रदर्शन हो। इसका क्या फ़ायदा? तू समझ नहीं पाई? जिस तरह डांग की आदिवासी लड़कियों को अफीम चटाकर उनकी मंद बुद्धि करके उन्हें व्यक्तित्वहीन बनाया जा रहा था, उसी तरह स्त्रियों को उनके अंगों के लिए डराकर, उनके लिए गालियां गढ़कर उन्हें शर्मिंदा किया जाता है। स्त्रियों की आधी ऊर्जा तो यही डर सोख लेता है। उनका आधा समय यही सोचने में नष्ट होता है कि ये करें या न करें। हाय, समाज क्या कहेगा? इसी जड़ता को समाप्त करने का प्रयास किया है इस जाबाज लड़की ने। कभी इससे तुझे मिलवाऊंगी। अभी क्यों नहीं? रिसेप्शन पर कोई बता रहा था कि वो कोई ज़रूरी क्लास अटेंड करने गई है, और ये लड़की क्या, बहुत सी स्त्रियां व पुरुष स्त्री में यही खोए हुए आत्मविश्वास को जगाने का काम कर रहे हैं। और जानती है, जो स्त्रियां ऐसा काम करती हैं उनके जीवन में कुछ लोग नर्क घोलने का काम करते रहते हैं, लेकिन वे मुश्किलों से लड़ना सीख जाती हैं। लोग स्त्रियों के जीवन में नर्क कैसे घोलते हैं? यदि वे आगे बढ़कर कुछ अलग करना चाहती हैं तो उनका आत्मविश्वास तोड़ा जाता है। यदि अविवाहित हैं तो कहेंगे पिता या भाई से अपना काम करवा लिया होगा। यदि विवाहित हैं तो कहेंगे कि अपने पति के बूते उछल रही है। कुछ लोग और अश्लील बात करेंगे कि अरे, औरतों को सफल होने में कितनी देर लगती है, ज़रा लटके झटके मार दिए और किसी के साथ सो ली। आगे तुम खुद समझदार हो। फैकल्टी से लौटकर रूही का आत्मविश्वास लौट आया था। उसने अपना मोबाइल ऑन किया। वह आरव, त्रिशा व मीनल को सारी बात बता दी। वह आगाह किया कि उसकी लड़ाई है, वह अपनी तरह से टैकल करेगी। दोनों सहेलियां तो जोश में आ गईं। वह सलाह देने लगीं, चल मोबाइल लेकर नीरव के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं, या कल कॉलेज में हम सब अपनी चप्पलों से उसकी पिटाई करें। रूही ने उत्तर दिया, पुलिस कहाँ तक हर लड़की की समस्या हल करती फिरेगी? तुम लोगों के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी लड़ाई है, मैं ही अकेले इस समस्या को हल करूँगी। दूसरे दिन कॉलेज के गेट पर ही नीरव से देखकर अपने हाथ का मोबाइल दिखाकर कुटिलता से मुस्कुराया। मेरे साथ चल रही हो? कहाँ और क्यों? अब तुम बच्ची तो नहीं हो जो समझ ना पाओ कि जब एक लड़का एक लड़की को एकांत में चलने को कहता है तो उसका मतलब क्या होता है। वो अपने दोनों हाथ आके बांध कर तन गई। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, जो करना है कर लो। लो, तुम्हारे सामने ही ये वीडियो क्लास में वायरल कर रहा हूँ। वो अपनी घृणित मुस्कान से मोबाइल के बटन दबाने लगा। रूही अकड़ती हुई बोली, वो वीडियो वायरल कर लिया, चलो अब क्लास में चलते हैं। वो खिसियाया सा उसके पीछे चलने लगा। क्लास में अभी तक सर नहीं आए थे। कुछ लड़के लड़कियां यहाँ वहाँ खड़े गप्पे मार रहे थे। कुछ मोबाइल हाथ में पकड़े सरगोशियाँ करते हुए मुस्कुरा रहे थे या आंखों में आपस में इशारा कर रहे थे। रूही के कमरे में कदम रखते ही मोबाइल देखने वाले लड़के सिर उठाकर उसे शरारत से देखने लगे। रूही ने हाथ से ताली बजाकर कहा, प्लीज़ लिसन गाइस। बाकी जो बात कर रहे थे वे भी रूही की तरफ देखने लगे। वो आगे बोली, आपको पता ही है, हम लोग सापुतारा एक सर्वे के लिए गए थे और मैं होटल में कपड़े बदल रही थी तो इन नीरव मीन्स मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ने मेरा वीडियो बनाया
और आप सबको भेज दिया है। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वे भी देख लें। नीरव मुंह झुकाए भौचक खड़ा था। कुछ लड़के जो मोबाइल देख रहे थे उन्होंने झेप कर मोबाइल ऑफ कर दिया और बाकी लड़के चीख उठे, यू नीरव, शेम ऑन यू। एक लड़के ने अपना जूता नीरव पर फेंक कर मारा। नीरव, शी इज़ अवर क्लासमेट। दो चार लड़के लड़कियां वाकई उसे घेर कर चांटे मारने लगे। क्लास के सारे लोग चीख उठे, यू नीरव, शेम ऑन यू। रूही ने सबको रोक दिया। नीरव को सज़ा मिल चुकी है। चाहती तो मैं वीसी के पास जाकर इसको रेस्टिकेट करवा सकती थी या पुलिस के पास जा सकती थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी खराब हो जाती। अब इस सबक से ये ज़िंदगी में आगे लड़कियों की इज्जत करना सीखेगा। और नीरव शर्मिंदा हो आंसुओं से रोए जा रहा था। रूही, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो रूही। अभी आप सुन रहे थे नीलम कुरुश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी ले देख। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। जब लड़कियां लड़कों से कंधे मिलाकर काम करती हैं, पढ़ती हैं, तो उनको इस तरह की समस्याओं से भी दो चार होना पड़ता है। हमेशा बुद्धि से और साहस से काम लेना चाहिए, डर या घबरा कर नहीं। कहानी में निहित संदेश आपने भी समझा होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।